जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मित्रों, सुना रहा हूं आगे की कहानी, द ग्रेवयार्ड भाग 3। बता दूं, यह कहानी काल्पनिक है और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। भाग 1 और 2 में आपने सुना कैसे दक्षिण भारत में स्थित थालिम गांव एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी पर्यटन स्थल बनकर उभर रहा था और विश्व के जाने माने होटेलियर यानी होटल व्यवसायी पुनीत ओबरॉय अपना अगला होटल उसी थालिम गांव में खोलने की ठान लेते हैं। वो अपने असिस्टेंट सुधीर सक्सेना के साथ जब गांव की उस बिल्डिंग यानी इमारत पहुंच जाते हैं जिसे वो होटल में बदल देना चाहते थे, तो उनके मित्र सागर और किरण भी वहां आ जाते हैं। उस जगह की खास बात यह थी कि वो इमारत अंग्रेजों के जमाने की बनी थी और जिसके ठीक सामने थालिम गांव का वो ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान बना था, जिसके आसपास भी कोई नहीं जाता था। पुनीत और उसके साथी उसी पुरानी इमारत में रुक जाते हैं, पर डर की रात तब शुरू होती है जब उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं और उन्हें कभी बिना सर वाला आदमी सामने तालाब में तैरता दिखता है तो कभी घोड़ों के अस्तबल से घोड़े की आवाज सुनाई देती है जिसके पीछे एक रस्सी से सुधीर की गर्दन बंधी होती है। उन्हें एक बुढ़िया भी मिलती है जो उन्हें एक खौफनाक अंग्रेज के बारे में बताती है और भाग जाने के लिए कहती है। जब वो घोड़ा सुधीर को घसीटता कब्रिस्तान ले जाता है तो पुनीत, सागर और किरण उसके पीछे दौड़ जाते हैं, पर वो हैरान तब रह जाते हैं जब पाते हैं सुधीर उन तीनों के साथ साथ अपनी कब्र भी खोद रहा है। तभी उन्हें घोड़े पर सवार एक भयभीत कर देने वाला अंग्रेज दिखता है जो लाल कोट में होता है और जिसके हाथ में काला चाबुक होता है। तीनों गिरते पड़ते जब कब्रिस्तान से बाहर भागने लगते हैं तो उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो बताता है अगर उन तीनों की कब्र खुद चुकी है तो वो अंग्रेज अब उन्हें दफना कर ही दम लेगा। तीनों तेजी से आगे बढ़ उस इमारत पहुंच जाते हैं, लेकिन परेशान तब हो जाते हैं जब वो पाते हैं कमरे में वही अंग्रेज कैंडल यानी मोमबत्ती जला अंग्रेजी गाना सुन रहा होता है। तब पुनीत, सागर और किरण वापस भाग इमारत से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही पुनीत को सामने झील के पास एक रोशनी दिखती है। पुनीत सागर को अंदर से सामान और किरण को कार की चाबी लाने को कहता है और खुद झील की ओर बढ़ जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे एक नाव पर आदमी मिलता है जो पुनीत को बताता है कि वो क्रूर अंग्रेज पीटर सेम्प्रॉस है, जो जब भारत गुलाम हुआ तो इस इलाके का पहला अंग्रेज अफसर बनकर आया था और लोगों पर अत्याचार करता था। लेकिन भारत आने के कुछ दिन बाद ही उस अंग्रेज की एक मुठभेड़ में हत्या हो गई, पर उसका आतंक वहीं नहीं रुका। लोगों को वो मरने के बाद भी दिखता है और आज भी कब्रिस्तान के पास उसकी दहशत कायम है। अब आगे की कहानी। नाव वाले आदमी की बात सुन पुनीत उलझन में पड़ गया। वो वापस जाने को हुआ ही था कि उसे तालाब के सामने लगे पेड़ से सागर के चिल्लाने की आवाज आने लगी, मानो वो दर्द में हो। पुनीत जब उस ओर बढ़ा तो उसने देखा सागर एक बड़े पेड़ से बंधा था और वही अंग्रेज वहां खड़ा था। वो सागर पर कोड़े बरसा रहा था। उस अंग्रेज का चेहरा बेहद भयानक था और वो अपनी भयभीत कर देने वाले अंदाज में पुनीत को घूर रहा था, मानो वो यह कह रहा हो, मैं जल्द ही तुम्हारे साथ भी यही करूंगा। पुनीत यह दृश्य देख जम सा गया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसका चेहरा डर में लाल हो चला था। उसकी आंखें यह खौफनाक नजारा देख सहम सी गई। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए पुनीत ने चारों ओर नजर घुमाई तो देखा वहीं गाड़ी के पास किरण बेहोशी की हालत में गिरी पड़ी थी। पुनीत उस ओर बढ़ गया और किरण को उठाने लगा। किरण, किरण उठो, मैं हूं, हमें जल्दी यहां से चलना होगा। किरण ने किसी तरह अपनी आंखें खोली तो पुनीत को वहां देख उसने उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। वो अंग्रेज, वो प्रेतात्मा हमें तड़पा तड़पा कर मारेगी। हम यहां से जिंदा नहीं जा पाएंगे। किरण ने नम आवाज में कहा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकता है, पुनीत ने कहा। कौन? किरण ने पूछा। डॉक्टर शेखावत, वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं और आत्माओं पर भी रिसर्च करते हैं। पुनीत ने बिना समय गवाए डॉक्टर शेखावत को फोन लगा लिया।
कैसे हो पुनीत, इतनी रात? डॉक्टर शेखावत ने कहा। आई एम इन डेंजर, मुझे लगता है हम पर किसी आत्मा का साया है। अरे काम डाउन, पहले बताओ तो व्हाट्स द इशू? शेखावत ने कहा। पुनीत ने एक सांस में सारी बात बता दी। देखो, ऐसा हो सकता है, यदि किसी की मौत समय से पहले हो जाए तो वो इसी दुनिया में फंस जाता है और उसे लगता है वो मरा ही नहीं। तुम्हारी बातों से तो लगता है वो अंग्रेज इतना क्रूर था कि उसे लोगों को अजीबोगरीब तरीके से मारने में मजा आता था, और वो आज भी यही करता है। वो लोग जो तुम्हें मिले, वो बुढ़िया, लड़का, बूढ़ा और वो नाविक, वो सब मर चुके हैं और उन सबको उसने इसी दुनिया में कैद कर लिया है और उन्हें आज भी सजा देता है। डॉक्टर शेखावत ने कहा। बचने का क्या तरीका है? पुनीत ने पूछा। तुम्हें वो अंग्रेज भागने तो नहीं देगा, लेकिन मुझे लगता है वो नाव वाला व्यक्ति सही कह रहा था। तुम्हें कब्रिस्तान में ही वापस जाना होगा और तुम्हें किसी तरह वो आत्माएं जो कैद हैं, जिन पर वो अंग्रेज आज भी अत्याचार करता है, उन्हें मुक्त कराना होगा। जैसे ही वो आत्माएं उस कब्रिस्तान से यानी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी, वो प्रेत आत्मा यानी अंग्रेज खुद ब खुद ही चला जाएगा। वो फिर किसी को यातना नहीं दे पाएगा। डॉक्टर शेखावत ने कहा। पर कैसे? वो अंग्रेज हमें उससे पहले ही मार देगा, पुनीत ने पूछा। देखो, मैं जो भी बता रहा हूं वो बस एक संभावना है। हो सकता है मेरी कही हुई बात काम आ जाए। तुम्हें वहां की सबसे पुरानी कब्रों को, जो टूटी फूटी हों, उन पर मोमबत्ती यानी कैंडल जलानी होगी और साथ ही उनके आसपास के पेड़ों को भी जला देना होगा। अग्नि यानी आग उन आत्माओं को ऊर्जा देगी और हो सकता है वो आजाद हो जाएं। जैसे ही कुछ आत्माएं आजाद होंगी, बाकी की भी उसके साथ आजाद हो जाएंगी। पर काम यहीं पूरा नहीं होगा। तुम्हें अपने और अपने दोस्त की कब्र, जो खुद ही है, उसमें भी आग लगाना होगा और तुम दोनों को वहीं खड़ा रहना होगा, जिससे वो अंग्रेज तुम्हें या फिर तुम्हारे दोस्त को मार नहीं पाएगा। और जब तक वो आग रुकेगी, वो अंग्रेज इस दुनिया से जा चुका होगा। शेखावत ने कहा। ओके। इतना क्या पुनीत ने फोन रख दिया और किरण की ओर देखते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें कुछ कैंडल्स और आग जलाने के लिए पेट्रोल, डीजल या केरोसिन चाहिए। कैंडल तो है, पर पेट्रोल या डीजल इतनी रात हमें कहां मिलेगा? किरण ने सोचते हुए कहा। स्टोर रूम, वहां जनरेटर के लिए बहुत सारा डीजल रखा है। मैंने और सुधीर ने रखवाया था ताकि काम शुरू करवा सकें। दोनों तेजी से स्टोर रूम की ओर बढ़ गए, पर वहां ताला लगा था। किरण ने हांफते हुए कहा, अब क्या करें? इसे तोड़ना होगा। पुनीत ने इधर उधर नजर घुमाई तो देखा सामने एक लोहे का पाइप पड़ा था। पुनीत ने किसी तरह वो ताला तोड़ दिया और अंदर से डीजल का कैन बाहर निकाल किरण के साथ कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया। जैसे वो कब्रिस्तान के अंदर आए, दोनों को वहां अजीब सी आवाजें आने लगी, मानो कई लोग तड़प रहे हों। कोई दर्द में चीख रहा था तो कोई मदद की गुहार लगा रहा था। अंदर अनेकों जानवरों की आवाज और रात की गहरी खामोशी उन दोनों को उस वीरान कब्रिस्तान की दास्तां बयां कर रही थी। बड़े बड़े पेड़ और उनके तनों पर लगे खून के निशान किसी को भी मानसिक रूप से कमजोर बना सकते थे। चांदनी रात की रोशनी और बहती हवा के साथ सूखे पत्तों की आवाज कब्रिस्तान की हर एक कब्र को मानो जिंदा कर रहे थे। ऐसा लगता था मानो अभी उस कब्र से लोग बाहर निकल आएंगे और उन दोनों के पांव पकड़ अंदर खींच लेंगे। मौत और डर मानो उन दोनों के साथ साथ चल रहे थे। हर कदम उनके चेहरे पर खौफ और झिझक की परछाई छोड़ रहे थे। वो दोनों मंद पांव से आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उनके सामने एक औरत आ खड़ी हुई। किरण की डर में चीख निकल गई। वो औरत लड़खड़ाते हुए उन दोनों की ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। वो कराते हुए बोलने लगी, मत जाओ, वो तुम्हें भी जला देगा। पुनीत और किरण ये देख हड़बड़ा से गए। उन्होंने इतना खौफनाक मंजर आज तक नहीं देखा था। पुनीत ने किरण का हाथ पकड़ कब्रिस्तान के दूसरी ओर दौड़ लगा दी। कुछ देर खोजने के बाद पुनीत और किरण कब्रिस्तान के उस हिस्से में पहुंच गए जहां सबसे पुराने टूटे फूटे कई कब्र बने थे। पुनीत ने बिना समय गंवाए किरण को मोमबत्ती यानी कैंडल जलाने को कहा और खुद वहां लगे बड़े पेड़ों पर डीजल छिड़कने लगा। वहां के पेड़ बिल्कुल सफेद और सूख चले थे। कुछ ही देर बाद पुनीत ने वहां के सारे पेड़ जला दिए और किरण ने हर कब्र पर
कैंडल जला दी। जब वह हिस्सा आग में जल उठा तब पुनीत और किरण वहीं पहुंच गए जहां सुधीर ने उनकी कब्र खोदी थी। दोनों की हालत इतनी खराब हो चली थी कि वो बस किसी तरह चल पा रहे थे। वहां पहुंचते ही किरण एक और बैठ गई और भारी सांस लेने लगी। पुनीत ने जल्दबाजी में अपनी और किरण की खुदी कब्र में डीजल डालना शुरू कर दिया कि तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती घोड़े की आवाज उन दोनों को साफ सुनाई देने लगी। वो आ रहा है, जल्दी करो, किरण ने डरी हुई आवाज में कहा। पुनीत कांपते हाथों से जल्दी जल्दी डीजल गिराने लगा। वो इतना डरा हुआ था कि ठीक से कैन पकड़ भी नहीं पा रहा था। अचानक घोड़े की आवाज थम गई। पुनीत को यह सब अटपटा लगा। उसने जब किरण की ओर देखा तो वो फटी आंखों से पुनीत की ओर देख रही थी। उसकी आंखें डर में लाल हो चली थी। पुनीत थोड़ा रुक गया और उसने पीछे पलटकर देखा। पीछे देखते ही पुनीत चिल्लाने लगा। वही अंग्रेज घोड़े पर सवार उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में चाबुक था जो खून से लथपथ था और उसका आधा चेहरा कटा फटा था। उसकी एक आंख पर काली पट्टी बंधी थी और दूसरी आंख बिल्कुल सफेद थी। उसके नाखून बड़े और पीले थे जिनसे खून टपक रहा था। वो लाल कपड़ों और एक हैट पहने भयानक अंदाज में पुनीत को देख रहा था, मानो अब पुनीत का अंत निकट हो। पुनीत ने पीछे हटते हुए माचिस जला अपनी और किरण की कब्र में आग लगा दी। वो अपनी आंखें नीचे बैठ गया और इस इंतजार में लगा रहा कि कब वो अंग्रेज उस पर वार करेगा। वो और किरण अपनी आंखें बंद किए न जाने कब तक इसी तरह बैठे रहे। कुछ देर इंतजार के बाद जब पुनीत ने अपनी आंख खोली तो पाया हल्का हल्का उजाला हो चुका था और वहां कोई नहीं था। पुनीत ने जब किरण को उठाना चाहा तो पाया वो बेहोश हो चुकी थी। वो किसी तरह किरण को ले गांव आ गया और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। दिन बीते और पुनीत ने मान लिया कि वो और किरण अब उस कब्रिस्तान के अंग्रेज से हमेशा के लिए छुटकारा पा चुके हैं। लगभग 6 महीने बाद पुनीत ने आखिर अपना होटल उस जगह बना ही लिया। आज उस होटल का उद्घाटन था और पुनीत ने किरण और डॉक्टर शेखावत को भी बुलाया था। मुबारक हो पुनीत, ऐसा आलीशान होटल शायद ही कहीं होगा। खास तौर पर इसकी बनावट बिल्कुल हेरिटेज प्रॉपर्टी लग रही है और साथ में वो खूबसूरत झील एक अलग ही अनुभव करा रही है। डॉक्टर शेखावत ने पुनीत की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। अरे डॉक्टर शेखावत, मुझे लगा आप आएंगे ही नहीं। तभी किरण भी वहां आ गई। अरे मैं भी आई हूं। पुनीत का खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। उसने आगे बढ़ किरण को गले से लगा लिया। देर रात पुनीत, किरण और डॉक्टर शेखावत होटल के स्विमिंग पूल वाले तल पर पूल के किनारे बैठे पानी में पांव डाले बातचीत में लगे थे। वो भयानक रात मैं आज तक नहीं भूल पाई, खासतौर पर सुधीर और सागर की वो दर्दनाक मौत। मुझे आज भी लगता है वो अंग्रेज घोड़े पर बैठा मुझ पर निगरानी रख रहा है, किरण ने कहा। ये बोलते हुए उसकी आंखों में पानी आ गया। अरे यार, अब काफी समय हो चुका है, भूल जा और आगे बढ़, पुनीत ने कहा। वैसे डॉक्टर शेखावत, मैं एक बात आज तक नहीं समझ पाया। आपने सबसे पुरानी कब्रों पर ही कैंडल जलाने को क्यों कहा था? पुनीत ने पूछा। सबसे पुरानी कब्रों में वो लोग थे जिनको उस अंग्रेज ने शुरू में मारा होगा और उसका खौफ वहीं से शुरू हुआ होगा। किसी भी समस्या पर यदि काबू पाना हो तो सबसे पहले उसके शुरुआती सिरे पर वार करो, बाकी सिरे खुद ब खुद ही सुलझ जाएंगे। वो लोग जो शुरू में मरे थे वो काफी समय से फंसे थे और वो जल्दी आजाद हो सकते थे। उनको आजाद करते ही तुम दोनों ने बाकी आत्माओं के लिए भी रास्ता खोल दिया और वो सब भी आजाद हो गए। तभी होटल की लाइट चली गई। अरे रमेश, क्या हुआ? पुनीत ने अपने होटल कर्मचारी को आवाज लगाते हुए कहा, पर कोई आवाज नहीं आई। चलो एक बार नीचे चलकर देखते हैं। पुनीत, किरण और डॉक्टर शेखावत के साथ होटल के बाहर आ गया। अभी वो तीनों कुछ और समझते, एक आवाज ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वो आवाज घोड़े की थी और वो ठीक वहीं से आ रही थी जहां पहले घोड़ों का अस्तबल था। क्या सच, क्या झूठ, क्या सही, क्या गलत? डर की अपनी एक जगह होती है और वो जब चाहे, जैसे चाहे, किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें
और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और कहानीकार सुधांशु राय से जुड़े रह सकते हैं।